हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंजी आर्ट्स क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है उद्देशिका। उद्देशिका संविधान जब आप पढ़ने के लिए उसे खोलेंगे तो सबसे पहले आपको शुरू में एक उद्देशिका मिलेगा। और आज जितने भी एनसीईआरटी के बुक है लगभग सबके पहले पेज पे ये उद्देशिका लिखा रहता है। तो ये उद्देशिका आखिर है क्या? जैसे मैंने लिखा कि उद्देशिका, ये उद्देशिका है क्या? तो उद्देशिका से तात्पर्य है जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग बनाने से पहले हम उसका एक नक्शा बनाते हैं। वो नक्शा मेरे माइंड में होता है और उस नक्शे के अकॉर्डिंग ही हम अपने बड़े से बड़े बिल्डिंग को तैयार करते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि भारत का संविधान जब बनाया गया तो संविधान बनाने के लिए एक हमारे पास खाका चाहिए था जिसके बेस पर संविधान को बनाया जा सकता था। तो यह जो खाका बना जिसके आधार पर संविधान को बनाया जाना था वह था उद्देशिका। उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में सबसे पहले संविधान सभा के बैठक में 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने प्रस्तुत किया। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में प्रस्तुत किया गया। हमको मालूम है कि कैबिनेट मिशन के सुझाव के आधार पर 9 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन के सुझाव पर 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहले संविधान सभा का गठन जो हुआ था उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 की बैठक में उद्देशिका प्रस्ताव को लेकर आते पंडित नेहरू जी। इनके लाने का प्रमुख उद्देश्य होता है कि संविधान जो आगे संविधान सभा बनाने वाले हैं, संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बनने वाला है वह इन उद्देशिका के मूल्य विचारों के आधार पर संविधान का निर्माण किया जाएगा। अगर हमसे ये पूछा जाए कि उद्देशिका क्या है तो हम कहेंगे कि पंडित नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में चलकर संविधान का उद्देशिका बना। ये उद्देशिका आप अगर इसको समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उस उद्देशिका का एक कॉपी अपने पास रखें, एक फोटो कॉपी अपने पास रखें। इससे आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे ये उद्देशिका क्या है। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। जैसे आप उद्देशिका को पढ़ेंगे तो सबसे पहले उद्देशिका में लिखा रहता है हम भारत के लोग। अगर आपसे ये सवाल पूछे कि उद्देशिका की शुरुआत कहाँ से होती है तो आप कहेंगे हम भारत के लोग से शुरुआत होती है। ये जो उद्देशिका है दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ये जो उद्देशिका है ये आखिर इस उद्देशिका का विचार आया कहाँ से? तो सबसे पहले संविधान निर्माण हुआ कहाँ था? सबसे पहले संविधान अमेरिका में बना। 1774 में संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। जब अमेरिका वासी संविधान बनाए तो वो अपने संविधान में उद्देशिका डाला और हम लोग उनके संविधान से ही, अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर वहां की उद्देशिका को अपने संविधान में प्रस्तुत किए। तो उद्देशिका को कहां से हम लोगों ने इसे ग्रहण किया है? तो इसको हम लोगों ने ग्रहण किया है यूएसए से। तो फिर सवाल ये उठता है कि उद्देशिका यूएसए से हम लिया है तो क्या उद्देशिका की जो विचार है, उद्देशिका का जो शैली है, उस उद्देशिका की शैली को हम कहां से लिए हैं? जैसे उद्देशिका में हम कहते हैं हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये जो उद्देशिका की भाषा है इस भाषा शैली को हमने कहां से लिया है? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया से लिया है। उद्देशिका की भाषा शैली, इसकी भाषा शैली को हमने कहां से लिया है? इसकी भाषा शैली को हमने लिया है कहां से? इसकी भाषा शैली को हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। इसके भाषा शैली को हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से लिया। एग्जाम में ये क्वेश्चन उन लोग का फेवरेट है कि उनका प्रस्तावना हम लोग कहां से लिए हैं। तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है यही बाद में संविधान का प्रस्तावना बना है। तो एग्जाम में पूछता है कि ये प्रस्तावना की विचार कहां से लिया गया है? तो अमेरिका से। इसकी भाषा शैली कहां से लिया गया है? जैसे इसका जो स्ट्रक्चर, जैसे हम लोग कहते हैं हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, इस तरह का जो लाइन लिखने का जो शैली है ये कहां से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आइए हम बात करते हैं कि प्रस्तावना को हम लोग ऊपर से लेकर नीचे तक समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो प्रस्तावना है तो ये प्रस्तावना है क्या? तो प्रस्तावना हम कहेंगे कि जो नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उन्हीं का संशोधित रूप ये प्रस्तावना है। तो क्या प्रस्तावना
जिस समय संविधान लागू हुआ और उसमें जो प्रस्तावना संविधान का भाग बना, तो क्या ये जो प्रस्तावना है यह मूल रूप से उसी रूप में है या प्रस्तावना में कभी संशोधन भी हुआ है? तो हम कहेंगे हाँ, प्रस्तावना में संशोधन भी हुआ है, लेकिन मात्र एक बार। सवाल ये उठता है कि प्रस्तावना में संशोधन कितने बार हुआ है? तो प्रस्तावना में संशोधन मात्र एक बार हुआ है। कब? तो प्रस्तावना में संशोधन मात्र एक बार हुआ है, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था 1976 में। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में प्रस्तावना में संशोधन का कार्य किया गया था। प्रस्तावना में संशोधन का काम 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसको याद करने का तरीका है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? तो 1976 में। 4 और 2 6 और यहाँ पे लास्ट में 6 है, इसीलिए आप 76 में कोई कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? अगर इसका क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप कहिएगा 1978। इसको याद करने का तरीका है 4 4 8 और यह लास्ट में भी यहाँ पे 8 है। यहाँ देखिए 42वां 76 में 6 है लास्ट में, और 4 और 2 6 और यहाँ 44वां है 8 है, क्योंकि 4 और 4 8 है। तो 44वां संविधान एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि 44वां संविधान संशोधन किस सन में किया गया, किस ईस्वी में किया गया, तो इस तरह से हम उसको कहेंगे 78 में। अगर 44वां पूछे तो 78 और 76वां पूछे तो 42वां पूछे तो हम कहेंगे 76 में किया गया था। लेकिन 42वां संविधान संशोधन का लिंक जो है इससे भी है, मतलब प्रस्तावना से। प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया। आखिर संशोधन होता क्यों है? क्यों संशोधन किया जाता है? तो संशोधन करने के पीछे का कारण होता है कि उसमें कुछ नए विचार को जोड़े जाते हैं या उसमें से कुछ को घटाया जाता है। लेकिन प्रस्तावना में क्या किया गया? जोड़ा गया कि घटाया गया? तो हम कहेंगे प्रस्तावना में जोड़ा गया है। तो क्या जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 वर्ड को जोड़ा गया। 3 वर्ड जोड़े गए। क्या क्या क्या? तो इस 3 वर्ड को जोड़ने की बात हुई तो हम बात करेंगे 3 वर्ड कौन कौन है। तो एक समाजवाद जोड़ा गया, समाजवाद, समाजवाद। दूसरा जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष, और उसके बाद जोड़ा गया अखंडता। उसके बाद जोड़ा गया अखंडता, ये जोड़ा गया। तो प्रस्तावना में संशोधन कब कितना बार हुआ है? एक बार। एक बार कब? 42वां संशोधन 1976। कितने वर्ड जोड़े गए? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 वर्ड को जोड़ा गया है। अब हम लोग पूरी प्रस्तावना को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं, वन बाई वन। जैसे प्रस्तावना के जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वर्ड मिलता है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग सबसे पहला वर्ड मिलता है। तो क्वेश्चन उठता है कि प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से होता है? तो हम कहेंगे प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होता है। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होता है। फिर ये जो प्रस्तावना है हम भारत के लोग के बाद फिर इस प्रस्तावना को हम पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। आइए हम लोग इस पर बात करते हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व। जैसे आजादी से पहले भारत के जितने भी निर्णय लिए जाते थे, भारत में जितने भी निर्णय लिए जाते थे, वह अंग्रेजों का शासन था हमारे देश पर, इसीलिए हमारे कोई भी फैसले हम उनसे प्रभावित होता था और हम संप्रभुत्व संपन्न नहीं थे, क्योंकि हमारे लिए गए डिसीजन पर नियंत्रण उन लोगों का था। लेकिन एक ऐसा देश जहां वहां के सरकार के द्वारा लिया गया डिसीजन उसका खुद का हो, उसके नागरिकों के हक में हो, तो ऐसे देश को हम संप्रभुत्व संपन्न कहेंगे, जिसके निर्णय पर किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार ना हो, उसे हम संप्रभुत्व संपन्न कहा जाता है। जैसे हम लोग फैमिली में भी संप्रभुत्व संपन्न कब होते हैं? जब अपना डिसीजन खुद लेते हैं और हमारे डिसीजन में जब मेरे मम्मी पापा का कोई राइट नहीं होता है, तब हम कहते हैं कि हमारा डिसीजन हम खुद संप्रभुत्व संपन्न वाले व्यक्ति हो चुके हैं। तो संप्रभुत्व संपन्न का मतलब सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय पर किसी का राइट, किसी का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता ही संप्रभुत्व संपन्न कहलाता है। संप्रभुत्व संपन्न के बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और समाजवाद। तो ये वर्ड जो अगला आता है समाजवाद। क्या आता है? समाजवाद। समाजवाद को मतलब क्या होता है? समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें
समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें समाज में सामाजिक समानता की बात की जाती है या समाज में सामाजिक समानता की पहल की जाती है, जिसमें अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है उस खाई को बांटने का काम किया जाता है, दूर करने की काम किया जाता है। और प्रस्तावना में समाजवाद को भी टारगेट किया गया है कि हम भारत में जितने भी लोग हैं, अमीर गरीब है, उनके बीच में जो खाई है उसको बांटने का, उसको कम करने की हम पहल करेंगे। तो ये हम इसकी झलक वो प्रस्तावना में दिखाई देती है और इसके पूर्ण रूप से विस्तार हमको मौलिक अधिकार और जाके राज्य के नीति निश्चित तत्वों में दिखाई देता है। ये जो समाजवाद है, जैसे प्रस्तावना में समाजवाद वर्ड, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा लाया गया है। फिर हम आगे पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद और उसके बाद पंथ निरपेक्ष। फिर आइए हम बात करते हैं पंथ निरपेक्ष। क्या होता है ये पंथ निरपेक्ष? पंथ निरपेक्ष धर्म एक बड़ा सेक्टर होता है और धर्म के अंदर बहुत सारा धर्म विभिन्न भागों में बटे हुए रहते हैं। तो धर्म के अंदर जो बटे हुए भाग होते हैं, जैसे हम जैन धर्म में कहेंगे हीनयान महायान, तो ये क्या हो गया, उस धर्म के ये पंथ हो गया। तो हम अगर प्रस्तावना की बात करेंगे तो प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष नहीं बल्कि पंथ निरपेक्ष की बात की गई है। धर्म निरपेक्ष की बात नहीं बल्कि पंथ निरपेक्ष की बात की गई है। और ये जो पंथ निरपेक्ष है ये भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष में मतलब सरकार का काम किसी धर्म को बढ़ावा देना नहीं बल्कि सभी धर्मों से समान दूरी बना के रखना और सभी धर्मों को बढ़ाने की पहल करना, किसी भी धर्म के समर्थन में न खड़ा होना न उसे बढ़ाने की कोशिश करना, बल्कि सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखना और सबको फलने फूलने का पूरा अवसर देना ही पंथ निरपेक्ष कहलाता है। इसे हम ब्रॉड रूप में धर्म निरपेक्ष कहते हैं, जबकि प्रस्तावना में उसके माइन्यूट लेवल पर नीचे जाकर कहा गया है कि हम धर्म निरपेक्ष नहीं बल्कि हम पंथ निरपेक्ष है। हम किसी धर्म के बात छोड़िए, हम पंथ तक को भी, उसके अंदर तक को भी जाके हम सपोर्ट नहीं करेंगे बल्कि उनसे हम अलग डिफरेंस बना के, मतलब हम उससे एक समान गैप बना के रखेंगे। इसे पंथ निरपेक्ष कहते हैं। हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतांत्रिक इस वर्ड को हम समझते हैं। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है? लोकतांत्रिक मतलब भारत एक ऐसा देश हो जहां पे न राजा का शासन नहीं होगा बल्कि लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हम पर शासन करेंगे। सभी लोग भारत में जितने भी हैं वो सब अपना प्रतिनिधि चुनेंगे और वो प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा या संसद में जाएंगे और वो चुने हुए प्रतिनिधि हम पर शासन करेंगे। इसी को लोकतांत्रिक प्रणाली कहा जाता है क्योंकि इसमें लोगों का शासन भागीदारी होता है, तो इसलिए इसे लोकतांत्रिक प्रणाली कहा जाता है। तो भारतीय संविधान में, इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक प्रणाली की बात की गई है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए लोकतांत्रिक गणराज्य। अब आया गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या होता है? गणराज्य का मतलब होता है कि भारत एक गणतंत्रात्मक देश है। भारत एक गणतंत्रात्मक देश है। इसका मतलब है कि भारत में अगर कोई भी, जैसे राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति अगर असमय उनकी मृत्यु होती है या वो अपने पोस्ट को छोड़ते हैं, किसी भी सिचुएशन में वो जब अपने पद को छोड़ेंगे तो उस पर फिर से चुनाव होगा और एक नए व्यक्ति जो उस कैटेगरी को फुलफिल करता होगा उस व्यक्ति को उस पर इलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि जब वो प्रेसिडेंट अगर डेथ करते हैं या कोई भी अधिकारी जो सर्वोच्च पद पर है उनके डेथ होने के बाद ऐसा नहीं कि उनके पुत्र को उसके अधिकार को शिफ्ट कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि इसमें क्या होगा कि फिर से उस पोस्ट को भरने के लिए जितना भी उसका पूरा करने वाला होता है कैटेगरी, उस सारे कैटेगरी को पूरा करने के बाद, उस सारे सर्कमस्टांसेस को पूरा करने के बाद ही उसे उस पोस्ट के लिए दूसरे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। इसलिए भारत एक गणतंत्रात्मक देश भी है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। आइए हम बात करते हैं अगला पॉइंट पर, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। न्याय की बात करते हैं। न्याय, क्योंकि हम लोगों ने तीन चीज देखा इसमें, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय।
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो देखिए, न्याय हम सबसे पहले ऊपर लिखते हैं, इसमें हम लिखते हैं सामाजिक, दूसरा में लिखते हैं आर्थिक, फिर उसके बाद लिखते हैं राजनीतिक। तो ये न्याय, तो हम कहें प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? तो प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई। ये आप अपने सामने प्रस्तावना को खोल कर रखें और उसे देखते रहें कि जो बात हम बोल रहे हैं वह उस बात को फुलफिल किया जा रहा है कि नहीं। आप प्रस्तावना को देखिएगा तो उसमें न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। एग्जाम में सीधे पूछता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है। अब ऑप्शन में रहेंगे 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या 5 प्रकार की, तो आपको 3 प्रकार वाले को टिक लगाना है। सामाजिक न्याय क्या होता है? सामाजिक न्याय समाज में सामाजिक समानता लाना, समाज में सभी को समान रूप से तवज्जो देना, सभी को समान में, जैसे लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो, सभी को समान नजरिया से देखा जाए, ऊंच नीच वर्ग भेद ये सब ना हो, ये सब सामाजिक न्याय की बात है। सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय की बात करें तो समाज में आर्थिक न्याय मतलब जो भी अमीर है और जो गरीब है, गरीब और अमीर के बीच में जो फैसले है वो फैसले काफी ज्यादा ना हो जाए। जो महिला है तो महिला को जो काम करती है तो उन महिलाओं को काम करने के बदले उन्हें उतना ही पैसा दिया जाए जितना पुरुषों को दिया जाता है। इसीलिए आर्थिक न्याय के कंसेप्ट में ये आता है। जैसे हम देखते हैं कि जो काम महिलाएं करती है, जो काम जितना मात्रा में, चाहे वह पुरुष 8 घंटे काम करता है और महिला 8 घंटे काम करती है, लेकिन उसी 8 घंटे के काम को, सेम काम को पुरुषों को अधिक वेतन दिया जाता है, अधिक पैसे दिए जाते हैं, जबकि महिलाओं को उससे कम दिया जाता है। तो ये आर्थिक न्याय नहीं हुआ। आर्थिक न्याय तब होगा जब सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, तो ये आर्थिक न्याय के कॉन्सेप्ट में आएगा, आर्थिक न्याय। इसके बाद हम लोग बात करते हैं राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब है कि राजनीति में, जैसा ऐसा नहीं कि कोई समाज में दबदबे लोग हैं वही चुनाव लड़ सकते हैं, राजनीति में भाग ले सकते हैं, बल्कि संविधान के नियम के अनुसार जो उम्र डिसाइड किया गया है, जैसे 18 साल से उम्र के कोई भी व्यक्ति वोट दे सकता है। तो कोई भी हो, चाहे किसी टाइप गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जात पात का हो, मेल हो, फीमेल हो, उससे कोई बहस नहीं है। बल्कि अगर वो राजनीतिक न्याय का मतलब हुआ कि वह किसी भी कैटेगरी का हो, वह वोट दे सकता है, किसी भी तबके का व्यक्ति हो तो वह आसानी से चुनाव लड़ सकता है, चुनाव दे सकता है, विधानसभा या लोकसभा में जा सकता है। अगर ये इस तरह का पूरी फैसिलिटी हर जनता को मिला हुआ है, इसे हम कहते हैं राजनीतिक न्याय। ये न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कुल 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। इसके आगे की बात हम अगले क्लास में हम लोग इस न्याय के जस्ट बाद वाला जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के बाद वाला अगला जो प्रस्तावना में जो भी वर्ड है उन सबको क्लियर हम अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।